वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट अर्थात इकोनॉमिक्स जो विषय वस्तु होगा यानी अर्थशास्त्र उससे रिलेटेड जानने का प्रयास करेंगे और विस्तार से जानेंगे आज की वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और आपकी परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय जो है उनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। अधिकतर ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षाएं आपकी लिखित होगी, यानी कुछ विश्वविद्यालय लिखित वाले हैं, कुछ विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव वाले हैं। ओके, तो दोनों तरीकों के जो पेपर होंगे उन दोनों के लिए यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव बातें बताई जाएंगी वो एक प्रकार से आपको एक जानकारी देने योग्य होंगी और उस जानकारी को जब आप ग्रहण कर लेंगे उसके बाद में आप अपने पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। ओके, तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार हमको कौन कौन से विचारकों से बनने वाले प्रश्नों को जानना है। वैसे तो आपको बता दूं लगभग आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए लगभग 30 विद्वानों या 29 विद्वानों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें शुरुआती लगभग जैसे कि 10 विद्वानों के अनुसार मैं समझूंगा। जैसे कि अगर बात की जाए आपके जैसे कौटिल्य हो गए, वैल्यूअर हो गए, दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद्र दत्त हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधी का अर्थशास्त्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मतलब गांधी महात्मा गांधी की जो अर्थशास्त्र संबंध रिलेटेड, यानी इन सभी के विचारों को जितने नाम मैंने बताए जेके मेहता के, अमर्त्य सेन और जगदीश भगवती, तो इन सभी के विचारों को हम जानने का प्रयास करें। मतलब इनसे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव मतलब वो विचार हैं इकोनॉमिक विचार, उनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआती 10 चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जिनका इकोनॉमिक्स विषय वस्तु है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके बाद में फिर हम यानी 3 वीडियोस में आपका लगभग ये सारे चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार पहला चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी सभी के चैप्टर 1 को, हिंदी का सभी का चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी का चैप्टर 2 भी पढ़ा दिया और हिंदी का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। तो जिन छात्र छात्राओं को कोर्स लेना है हिंदी का वो हमारे 9161936062 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करिएगा और उनके पास मैं एक प्रकार से एक लिंक वो सेंड करूँगा, एक कोड स्कैनर, उस पर आप जो है पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे जो भी चलाते हैं यूपीआई जो है प्लेटफॉर्म, उससे आप मात्र 100 रुपये सेंड करेंगे, तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स से लेकर के और चैप्टर वाइज क्लासेस हिंदी की मिलेंगी। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के जो पीडीएफ नोट्स होंगे उनको भी उसमें शेयर करते जो है किया जाएगा। तो अगर आपको चाहिए इस प्रकार की सुविधा तो आप मात्र 100 रुपये में हर एक प्रकार की सुविधा को ग्रहण कर सकते हैं। हिंदी का पूरा जो है कोर्स के लिए मात्र 100 रुपये कोर्स मतलब वो रखा गया। आप लोगों से पहले मैंने पूछा था कितनी फीस रखी जाए, तो आप लोगों ने कहा था कि सर जो है 100 रुपये अगर रख देंगे तो सभी लोग लगभग हो जाएगा। तो हिंदी का केवल कोर्स लॉन्च किया है, बाकी आपके सब्जेक्ट जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी सब्जेक्ट जो होंगे, सोशियोलॉजी से लेकर के इकोनॉमिक्स मतलब हर एक सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही आपको मिलेंगी सारी क्लासेस। सबका चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया है बोर्ड पर। अब चैप्टर 2 आने वाला है जिसमें हमने सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 डिस्कस कर दिया है और मतलब कि जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का इन सभी का चैप्टर 2 आने वाला है। ओके, तो चलिए हम जान लेते हैं आखिरकार कौटिल्य के बारे में। तो कौटिल्य से बनने वाले जो प्रश्न है, आइए देखते हैं कि कौटिल्य से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे आ सकते हैं, और इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखिएगा। पहला प्रश्न आ चुका है कि कौटिल्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो कौटिल्य को भाई चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, यानी कि चाणक्य भी इनका नाम है और विष्णुगुप्त नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ए और बी दोनों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही चैप्टर 1 हमने पढ़ा उनमें, उसमें चाणक्य के जो आर्थिक विचार है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर दिया है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इनका चाणक्य भी नाम है और विष्णुगुप्त भी नाम है। नेक्स्ट पर देखिएगा, अर्थशास्त्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन थे मतलब कि कौन थे, तो कौन थे भाई, कौटिल्य जी थे। कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य यानी एक अर्थशास्त्र पुस्तक है, उस पुस्तक को लिखा है कौटिल्य ने, चाणक्य ने या विष्णुगुप्त, जो भी आप बोल सके। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस व्यवसाय को कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्व किया था या महत्व प्रदान किया था, बताइएगा। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे हर एक चैप्टर से, तो उसी से रिलेटेड यानी कि इकोनॉमिक जो विचार रहे हैं खास करके कौटिल्य के, वहाँ से प्रश्न हमने तैयार करे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, तो निम्नलिखित में से किस व्यवसाय को कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया था।
तो किसको किया था? व्यापार को, उद्योग को, खनन को या कृषि को? बताइएगा सभी लोग। किस व्यापार को जो है, किस व्यवसाय को कौटिल्य ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया? तो व्यवसाय है आपका कृषि। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौटिल्य के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी देनी चाहिए जीवन निर्वाह स्तर के अनुरूप, यानी कि ऐसी मजदूरी दी जाए ताकि वो जीवन जी सकें, या सीमांत उत्पादकता के अनुरूप दी जाए, या जीवन निर्वाह स्तर से कम की जो है उनको दिया जाए। तो कौटिल्य का मानना था कि जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों को जो मजदूरी देनी चाहिए वो जीवन निर्वाह के स्तर के अनुरूप, यानी कि उनका जीवन निर्वाह हो सके इस अनुरूप जो है उनको मजदूरी देनी चाहिए। अर्थात जैसे एक दिन अगर वो काम करे तो एक दिन के लिए उनको भोजन जितने में मतलब मुहैया हो सके उतनी रकम उनको देनी चाहिए। ये मतलब कि श्रमिकों के लिए एक वेतन फिक्स करने का तरीका कौटिल्य ने बताया था। वहीं कौटिल्य के समय में सार्वजनिक व्यय की क्या मदें थी? प्रतिरक्षा व्यय, यानी कि किस प्रकार से क्या कहाँ कहाँ व्यय होता था? तो भाई इन सभी चीज़ों में व्यय होता था, जैसे कि प्रशासनिक व्यय में प्रतिरक्षा संबंधित व्यय होता था, सरकारी भंडारों की सुरक्षा करने में जो व्यय होता था, यानी इन सभी में खर्चे होते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। कुछ विश्वविद्यालयों में ये वैल्यूवर को जो है स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा चूंकि इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूवर। ठीक है, वैल्यूवर जो थे ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के हिंदू संप्रदाय के एक विचारक हैं और उपदेशक भी हैं। प्राचीन भारत में आप देखिएगा तो वैल्यूवर ने अपना बहुत सारा आर्थिक विचार दिए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। और प्राचीन आर्थिक विचारों की श्रृंखला को देखिएगा तो वैल्यूवर के विचार जो हैं अगर उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उनको नहीं रखते हैं, तो एक प्रकार से उनके साथ नाइंसाफ़ी तो होगी ही, और इसके अलावा पूर्ण आर्थिक विचार हमको नहीं प्राप्त हो सकेगा। अर्थात कहीं ना कहीं पे वैल्यूवर जो थे वो एक संत थे और एक प्रकार से भविष्यवक्ता भी थे ये। ठीक है, और इनकी एक रचना है, उसका नाम क्या है? इनकी रचना का नाम है भाई जो है मतलब कि थिरुक्कुरल। इनकी अंग्रेजी में अगर मैं बात करूँ तो THRI इनकी रचना अभी मैंने यहाँ पर अगर रखी होगी, प्रश्न में हमने रखी है शायद, तो उस रचना को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, मैं देख रहा हूँ, मेरे चेक कर लूँ। इनकी रचना का नाम है, क्या नाम है भाई? थिरुक्कुरल। ठीक है, थिरुक्कुरल इनकी एक रचना है, THIRUKKURAL। ये जो है संगम युग की एक महान रचना मानी जाती है, और इसमें खास करके जो जीवन से संबंधित जो मौलिक मूल्य होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सेकंड चैप्टर में हम इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, तो चैप्टर 2 हम पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा कर लेंगे इन्होंने किस प्रकार के विचार दिए हैं। हालांकि इनसे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। वैल्यूवर के अनुसार संपन्न समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है आर्थिक संसाधन सृजन होना, या फिर आध्यात्मिक नेतृत्व का होना, या फिर जो है नैतिक नियमों का अनुपालन करना, या फिर इनमें से सभी। तो वैल्यूवर महोदय ने कहा कि संपन्न समाज के निर्माण के लिए आर्थिक संसाधन का सृजन करना परम आवश्यक है, यानी आर्थिक संसाधनों को आप इकट्ठा करें ताकि पैसे कमा सके। आध्यात्मिक नेतृत्व भी होना चाहिए, कि मतलब कि एक धर्म को चलाने के लिए एक नेता की आवश्यकता। इसके अलावा नैतिक नियमों का अनुपालन भी लोगों को करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगाइएगा, यानी सभी चीज़ें। अगला प्रश्न देखिएगा, वैल्यूवर समर्थक थे संतुलित व्यय नीति के, या संसाधनों से अधिक व्यय नीति से, या संसाधनों से कम व्यय नीति से? यानी संतुलित व्यय नीति, या अधिक व्यय नीति, या फिर जो है कम व्यय नीति? बताइएगा। तो वैल्यूवर जो समर्थक थे ये समर्थक थे संतुलित व्यय नीति, यानी कि संतुलित व्यय नीति मतलब एक प्रकार से ऐसी नीति जो कि मैं ऐसा व्यय जो कि संतुलन में हो। ओके, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जितना खर्चा उसी के हिसाब से व्यय। अगला देखिएगा प्रश्न है, वैल्यूवर के आर्थिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि गरीबी सभी बुराइयों का कारण है। सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है, इन्होंने बताया, वैल्यूवर ने ही कहा था कि गरीबी जो है सभी बुराइयों का कारण है, ये इनके आर्थिक विचारों में है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि संपन्न समाज के निर्माण हेतु आर्थिक संसाधनों का सृजन आवश्यक है, बिल्कुल शुरुआत में हमने बताया। इसके अलावा लोगों को अपने संसाधनों के अनुरूप व्यय करना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा ये संतुलित व्यय नीति। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर जो है इन्होंने कहा, यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वैल्यूवर से बनने वाला अगला प्रश्न है, वैल्यूवर के अनुसार कर के अतिरिक्त राज्य के राजस्व स्रोत, मतलब कि राजस्व का स्रोत है, बताइएगा। वैल्यूवर के अनुसार
वैल्यूवर के अनुसार कर के अतिरिक्त राज्य के राजस्व का सिद्धांत, यानी कर के अलावा जो है और जो है कर का यानी जो टैक्स मिलता था वो किससे मिलता था, रीति रिवाजों के द्वारा अर्जित आय या फिर पराजित शत्रुओं द्वारा अदा की गई धनराशि, या इनमें से दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये तो रीति रिवाजों से कुछ धन मिल जाता था राजा महाराजाओं को, या फिर जो शत्रुओं को पराजित करते थे उनसे भी कुछ चीज़ें मिलती थी। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा ये। तो ये थोड़ा वैल्यूवर के विचार थे, हो सकता है आपके सिलेबस में ना संकलित हो, लेकिन प्राचीन काल के जब हम जो है आर्थिक तंत्र पर जब प्रकाश डालते हैं उसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम वैल्यूवर को अलग नहीं रख पाते। दक्षिण भारत के विचारक थे, इन्होंने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भी अपने विचार दिए हैं, लोक वित्त पर भी विचार दिया है, ठीक है, संतुलित व्यय पर विचार दिया है। तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। जो सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊँगा वो इनके बारे में पढ़ा दूंगा, वैल्यूवर के बारे में, तो आप पढ़ लीजिएगा। और थर्ड चैप्टर आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जो जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु हुई थी इनकी 1917 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत का पितामह कहा जाता है जो है दादा भाई नौरोजी को। देशवासियों से मतलब इनको बहुत प्रेम था, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पितामह। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो आप यही बताइएगा किसको कहा जाता है भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्रश्न भी हमने रखा है तो ये बता दीजिएगा। इसके अलावा और भी इनके बारे में चीज़ें ये थी कि ये दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। द्वितीय अध्यक्ष भी थे उसके, मतलब अधिवेशन के जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे ये। इसके अलावा आप देखिएगा दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दर्शन पर अपनी इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक को इन्होंने एक प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। और कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए हैं ये। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने जो है अध्यक्षता ग्रहण करी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके बारे में कई सारी चीज़ें हैं। और इनका निर्गम अथवा प्रवाह का सिद्धांत भी इन्हीं का है। तो ये सब भी फेमस है, इनके बारे में प्रश्न आता रहता है एग्जाम्स में। ओके, 4 सितंबर को इनका जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में खास करके। और ख़ास करके इनके पिताजी की बात की है तो इनके पिताजी तभी स्वर्गवास हो गया था इनका जब ये 10 साल के ही थे। माताजी ने इन्हें अच्छी तरीके से शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी। बम्बई के ये एलफिंस्टन कॉलेज था, उसी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके बारे में विस्तार से, इनकी रचनाओं के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इनकी फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, लंदन से पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और इनकी एक 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी पुस्तक पॉवर्टी इन इंडिया, वो भी पुस्तक इन्हीं की है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि इनसे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं और उनको हम कैसे समझ सकते हैं, और इनसे इनके जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से हर चीज़ को बता देंगे, ठीक है। चले, प्रश्न आ चुका है कि प्रवाह या निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मैंने आपको क्या बताया किसने किया था भाई, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी में दी करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना आता है, तो किसी क्या कहते हैं भाई, दादा भाई नौरोजी के। ऑप्शन नंबर ए में है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड दादा भाई नौरोजी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब बने थे। ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके सदस्य नियुक्त किए गए थे कौन, दादा भाई नौरोजी। तो किस समय किए गए थे, 1825, 1853, 1892 या 1906, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे 1892 में, दादा भाई नौरोजी। ओके, अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी ही थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम्स में 100% ये प्रश्न आएगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस मतलब कि इस पुस्तक के मतलब रिटन बाई कौन है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में निम्नलिखित में से किसका समावेश किया है, तो इन्होंने खास करके आप देखिएगा भारत में अंग्रेजों के शोषण का तर्कपूर्ण विवेचन किया है, भारतीय वित्त की समस्याओं का वर्णन भी किया है और निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, उपरोक्त तो सभी। ओके, आगे देखते हैं। अब अगले विद्वान आपके कौन आएंगे भाई, अगले विद्वान आएंगे रोमेश चंद्र दत्त जी का। तो रोमेश चंद्र दत्त जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ग्रहण कर लेते हैं ताकि इनको समझने में आसानी हो। रोमेश चंद्र दत्त की बात की जाए तो इनका जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1909 ईस्वी में हुई थी इनकी, ठीक है। और कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, एक बंगाली परिवार में हुआ था खास करके।
1869 ईस्वी की बात है, ये भारतीय सिविल सर्विस में चुने जाते हैं, कमिश्नर के पद पर पहुंचते हैं। 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं ये। 1900 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के आचार्य नियुक्त किए जाते हैं ये। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी इनकी एक महान कृति है भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत का आर्थिक इतिहास, यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न में आप देखिएगा भारत का आर्थिक इतिहास, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आर.सी. दत्त ने लिखी, यानी कि रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त, यानी कि इनका नाम क्या बोलते हैं हम? आर.सी. दत्त बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इनकी एक पुस्तक है। इनका जन्म कब हुआ था भाई? तो जन्म देख लीजिएगा। जन्म मैंने क्या बताया? 1848 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन में है बी ऑप्शन दिया, 1848 करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनकी पुस्तक ये बड़ी फेमस है, कौन सी? भारत का आर्थिक इतिहास। और इसके अलावा और इनकी पुस्तक ये भी है, इसके अलावा भारत में दुर्भिक्षी भी इनकी एक पुस्तक होती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा इनकी पुस्तक और भी है, मतलब विक्टोरिया काल में भारत। तो ये तीनों पुस्तकें इन्हीं की, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, इनकी दूसरी पुस्तक है ये, जो एक प्रकार से विक्टोरिया के शासनकाल में जो है भारत, ये मतलब इनकी पुस्तक है दूसरी। और इसके अलावा आप देखिएगा, मतलब इंडिया इन द विक्टोरियन एज, ये पुस्तक का नाम है इनके, ठीक, यानी विक्टोरिया काल में भारत और भारत में दुर्भिक्षी, ये भी इनकी एक पुस्तक है। ओके, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है। रोमेश चंद्र दत्त के जो विचार हैं इनको हम चैप्टर में चर्चा कर लेंगे जब पढ़ेंगे विस्तार से। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है कि रोमेश चंद्र दत्त के अनुसार भारत में कृषि की दुर्दशा का कारण क्या था? तो कृषि की दुर्दशा का कारण बताते हुए रोमेश चंद्र दत्त जी कहते हैं कि इसका कारण जो था, ये खास करके भूमि पर कर का भार ज़्यादा था और सिंचाई की सुविधा का अभाव था। इसी कारण से आप देखिएगा कि जो है भारत में कृषि की दुर्दशा थी, यानी कि भूमि पर अंग्रेज लोग कर भी लगाते थे, मतलब कि जो भी था अंग्रेज लोग कर लगाते थे। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा जो थी उसका भी अभाव था, कमी थी। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में भारत की निर्धनता का क्या कारण था? ब्रिटिश काल में भारत की निर्धनता के, देखिए खेती की दुर्दशा तो थी ही पहले से ही, यहाँ पर आपने तीसरे प्रश्न से चर्चा कर लिया। इसके अलावा कुटीर उद्योगों का विनाश भी हो गया था, यानी कुटीर उद्योग मतलब कि जो छोटे उद्योग थे जो घर पर के बैठ कर लोग बनाते थे, अब उसका भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं बोलबाला जो पहले था वो खत्म हो रहा था। और आर्थिक और कष्टदायी भूमि कर भी लगाया जा रहा था, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी लगाइएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। भारत में निर्धनता के कई कारणों को इन्होंने बताया था, ठीक है, तो इनकी पुस्तकों को ध्यान रखिएगा। और अगले व्यक्ति आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर की बात की, मतलब अम्बेडकर जी की बात की जाए तो इसमें इनका भी एक प्रकार से विशेष योगदान रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में। खास करके ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। और इंदौर के पास एक जो है महू छावनी पड़ती, उसी में इनका जन्म होता है। और इनका जन्म जो हुआ था, इनका जो है जन्म का नाम क्या था? भीम सकपाल इनका नाम था। महार जाति में जन्म लिया इन्होंने। और ख़ास करके आप देखिएगा जो है महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है जाति, तो उसी जाति में इनका जन्म हुआ था। और कहीं ना कहीं पे यही अछूत के कारण से इन्होंने इतना ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करी कि आज कहीं ना कहीं पे ये भारतीय मनीषों में से एक जाने जाते हैं। और भीमराव जी के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, कबीर के बड़े अनुयायी थे ये, कबीर के बारे में। और चूँकि आप देखिएगा, और आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी डिग्री इनके पास रही आगे चल करके, ठीक। तो हम इनके बारे में जो बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। और कहीं ना कहीं पे अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, यानी कि ऑल इंडिया जो डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है, उसका इन्होंने अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया और अध्यक्षीय भाषण दिया 8 अगस्त 1930 ईस्वी को। हिंदुओं की जातिगत व्यवस्था द्वारा जो उनकी एक प्रकार से नष्ट की गई शक्ति है, कड़ी निंदा की उसकी। तो इस द्वारा कई प्रकार की चीज़ों इन्होंने किया। और आज आप लोग देख ही रहे होंगे इनके एक प्रकार से कहीं ना कहीं फॉलोवर भी हैं अच्छे खासी मात्रा में। और इन्होंने कार्य भी किया देश के लिए। संविधान निर्माताओं में से सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने का मतलब कि करने का जो एक प्रकार से काम रहा है वो अम्बेडकर जी का ही रहा है। भारतीय जो है बुद्ध सभा की स्थापना भी आप देखिएगा भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए करवाई। तो ये तमाम प्रकार के कार्य आप देखिएगा इनके द्वारा किए गए हैं। इनके आर्थिक विचारों को भी हम समझेंगे आने वाले समय, मतलब आगे चल करके। इन्होंने औद्योगिकरण पर भी अपने विचार दिए हैं, ठीक। इनसे बनने वाले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है
कि द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, इनकी एक पुस्तक है यही, मतलब और भी तमाम सारी पुस्तकें हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श थे, कौन थे इनके आदर्श भाई? डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श जो थे, गौतम बुद्ध थे, कबीर थे, या फिर ज्योतिबा फुले थे, या इनमें से सभी थे? तो इनके जो फॉलोवर थे, मतलब कि इनके जो आदर्श थे, यानी कि जिनके मार्ग पर ये चल रहे थे, तो ये सभी लोग थे। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, इनमें से सभी, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ओके, और बाद में चल करके ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। कौन? अम्बेडकर ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और कबीर के भी अनुयायी रहे हैं ये। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अर्थात इनको मतलब कि जातिवाद से नफरत थी, और जातिवाद चूंकि ना कबीर के यहाँ पर आपको मिलेगा, ना गौतम बुद्ध के यहाँ पर मिलेगा, ना ज्योतिबा फुले के यहाँ पर मिलेगा। लेकिन और बात की जाए कुछ क्या था उस समय, सामाजिक जो विद्रूपताएं थी उन्हीं का कड़ा एक प्रकार से जो है इनको प्रभाव पड़ा इन पर, और ये आगे चल करके बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। और आने वाले समय में इनके बारे में जब विस्तार चर्चा करेंगे तो इनके हर एक पहलुओं पर बहुत इनके मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धि इन्होंने हासिल करी है। उन सभी जो है उपलब्धियों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। संविधान की प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष भी थे, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष भी थे। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की निम्न में से किस समिति के सभापति थे? संघीय संविधान समिति, या संविधान प्रारूप समिति, या प्रांतीय संविधान समिति? इनमें से कोई नहीं। एक समय ऐसा भी आया था कि ये मतलब ये जान लीजिए कि मतलब कि इनके मतलब कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा दलितों के फॉलोवर, मतलब दलित लोग जो इसके फॉलोवर थे उस समय, अंबेडकर से ज़्यादा पसंद करते थे लोग गांधी जी को उस समय, मतलब कि एक मतलब लीडर के रूप में खास करके। वैसे ये वकील पेशे से रहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो उस समय था, उस समय ये भी एक अलग देश की भी मतलब इन्होंने आवाज़ उठाई थी, मांग की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। वहाँ पर जाकर के संसद मतलब कि ब्रिटेन में जब गोल में सम्मेलन का आयोजन होता है तो ये जाते हैं वहाँ पर, और इन्होंने एक अलग देश यानी कि दलितों का एक अलग देश की मांग करी। जब जिन्ना ने जो है मुस्लिम देश की खास करके बात करी थी, उसी समय इन्होंने दलितों के बारे में बताया था। गांधी जी ने इनको बुला करके जो है पूना में समझा था, तो पूना पैक्ट के नाम से जाना था ना, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट में गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था दलितों पर ही। तो गांधी जी ने उनको बताया था सही तरीके से कि जो है ये फूट मतलब कि देश बनाने वाली जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। और उसी समय बात तय की गई थी कि जो चुनाव होंगे उनमें दलितों के लिए, जैसे कि 5 साल में आप देखते होंगे जब चुनाव होता है प्रधानी का या किसी प्रकार का चुनाव होता है तो उसमें दलित सीट आती है, महिला सीट आती है। तो सभी के लिए गांधी जी ने एक सिस्टम फिक्स कर दिया था कि हाँ कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो उसमें पूना पैक्ट में चीज़ें हुई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रूपी माने रुपया, पर निम्नलिखित में से किसने शोध किया था? तो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर खासकर किसने शोध किया था भाई? किसने किया था शोध, बताइएगा सभी लोग। इसका प्रश्न मैंने बता दिया था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की निम्न में से किस समिति के सभापति थे? तो किस समिति के सभापति थे भाई? किसके सभापति थे ये? प्रारूप समिति, बिल्कुल मैंने बताया ना, प्रारूप समिति, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ही। और ये अगला प्रश्न था आपका कि दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी निम्नलिखित में से किसने शोध किया था इस पर? तो किसने शोध किया था भाई? किसने शोध किया, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर ने शोध किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, तो 3 कथन इनमें से सत्य हैं और 1 कथन इनमें से असत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है इनमें से भाई? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो होता 16 अगस्त 1891 ईस्वी में हुआ था। तो 16 अगस्त 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्या ये कथन सत्य है? गलत है, बिल्कुल ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। 1891 तो सही है, लेकिन 16 अगस्त नहीं हुआ था, 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था भीमराव अम्बेडकर। किस दिन? 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था इंदौर में। तो यहाँ पर 16 अगस्त, तो इसीलिए गलत हो गया। बाकी 3 तो सही। अम्बेडकर मतलब कि अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की, बिल्कुल करी, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये सही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय कृषि की समस्या का समाधान औद्योगिकरण है, बिल्कुल कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, मतलब विधि मतलब न्याय होता है,
बिल्कुल कानून मंत्री थे, सही है बात। ये तीनों बातें सही है आपकी, ठीक। जबकि करेक्ट आंसर इस प्रश्न के हिसाब से चूंकि सत्य नहीं जो पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा आप। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय बुद्ध सभा की स्थापना किसने करी थी? भारतीय बुद्ध सभा की स्थापना किसने करी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किसने करी थी भाई? अम्बेडकर ने करी थी। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, और जिस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके सलाहकार कौन थे? उस समिति के सलाहकार, यानी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी सलाह लेनी चाहिए, उनको सलाह देने का काम कौन करते थे? बी एन राव जी करते थे। ओके, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले विद्वान आपके आते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है। भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर भी एक विश्वविद्यालय है, आगरा में स्थित है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की, ठीक है। और खास करके डॉक्टर अम्बेडकर के नाम मतलब कि जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर ये अयोध्या में स्थित एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अयोध्या में है, सुल्तानपुर रोड पर ही स्थित है, ठीक है, नाका बाईपास पर। तो इनकी जो है 20वीं सदी के महान विचारक, विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति, वैचारिक क्रांति के नायक डॉक्टर जो है राम मनोहर लोहिया जी की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था वो 23 मार्च को हुआ था 1910 ईस्वी में। अकबरपुर जिला पड़ता है, अकबरपुर, आज उसको अम्बेडकर नगर हम लोग कहते हैं। अकबरपुर का नाम अम्बेडकर नगर कर दिया गया है, तो उसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अम्बेडकर नगर फैजाबाद के इधर पड़ता है, तो उसी में इनका जन्म हुआ था। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इन्होंने वाराणसी से की थी। बीए की परीक्षा 1929 में विद्यासागर कॉलेज कोलकाता में पढ़ता है, वहाँ से बीए प्राप्त करी। बीए प्राप्त करने के बाद में छात्रवृत्ति मिलने पर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए हुए, और बर्लिन जो इंग्लैंड का शहर है वहाँ पर गए। बर्लिन में जो है विश्वविद्यालय से उन्होंने 1932 ईस्वी में राजनीतिक क्या किया भाई, राजनीतिक दर्शन में पीएचडी ग्रहण करी, यानी कि राजनीतिक दर्शन समझ रहे, पॉलिटिकल फिलोसॉफी में क्या करी, पीएचडी कर ली इन्होंने। तो इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात की है तो ये 1933 ईस्वी में भारत लौटे, वहाँ से डिग्री ग्रहण करके, और 17 मई की डेट थी। 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश भर के देश समाजवादियों के साथ मतलब कि आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। समाजवादियों में नाम आता है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम आता है। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित थे, और इस प्रकार से इन्होंने देश के लिए कई कार्य किए। 1967 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की इन्होंने, और इस दल के अध्यक्ष भी बने, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। जीवन प्रयत्न जो है इसके देश की स्वतंत्रता के साथ जुड़े रहे। 1955 दिसंबर में भारतीय समाजवादी दल की स्थापना करी इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे ये, ठीक, 1942 वाला जो आया था आंदोलन। तो कुल मिलाकर के 12 नवंबर की डेट थी, 12 नवंबर का दिन था, 1967 का समय, इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो यानी समाजवादियों में नाम आता है मार्क्स, गांधी, समाजवाद, तो इन सभी में खास करके इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, मार्क्स, गांधी और समाजवाद। समाजवाद का गहरा प्रभाव इन पर था। तो इनकी पुस्तक कौन सी? एक पुस्तक है इतिहास चक्र, ओके, यानी व्हील ऑफ हिस्ट्री, तो ये इनकी पुस्तक है। इसके अलावा मार्क्स, गांधी और समाजवाद इनकी पुस्तक है। और इसके अलावा भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति, मतलब भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति कौन कौन से थे, इसमें भी मतलब इस पर भी एक पुस्तक लिखी है। तो इनकी पुस्तकें हैं जो मैंने बता दी। आगे समझते थोड़ा सा इनसे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 7 क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किया था? तो 7 क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है कि लोहिया जी ने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो भारतीय समाजवादी दल की स्थापना मैंने बताया था कब की थी भाई, कब की थी? 1955 ईस्वी में भारतीय क्या करी थी? भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कब करी थी? कब करी थी भाई? 1955 में, दिसंबर महीना 1955 में इन्होंने करी थी भारतीय समाजवादी दल की स्थापना, 1955। ऑप्शन नंबर सी में दे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति में किसी मतलब कि भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति किसकी रचना है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचना, मैंने बताया आपको। इसके अलावा अगला देखिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई इनके संबंध में? तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? बिल्कुल 23 मार्च 1910 में हुआ था, अकबरपुर में, अम्बेडकर नगर अब उसको कहा जाता है, बिल्कुल हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर लोहिया ने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तन किया, बिल्कुल किया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा कि सप्त क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था, यह बात ध्यान रखिएगा। ऊपर सभी ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, समाजवाद
गरीबी के समान वितरण का नाम नहीं बल्कि समृद्धि के अधिकाधिक वितरण का नाम है। बताइए, समाजवाद गरीबी के समान वितरण का नाम नहीं बल्कि समृद्धि के आधिकारिक वितरण का नाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी किसने कहा था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर होंगे। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि न्यास के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने था? न्यास के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप को किस भारतीय विचारक ने दिया था? तो राजा राम मोहन, देखिए कौटिल्य तो होंगे नहीं, दादा भाई नौरोजी तो मैंने पहले पढ़ा दिया। अब जो आपका आएगा ट्रस्टी ऑफ यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप यानी न्यास के सिद्धांत, तो ये महात्मा गांधी जी का विचार है। ऑप्शन नंबर इनका सी करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर की डेट को 1869 ईस्वी में इनका जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर स्थान पर। ठीक है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, एक रियासत के दीवान भी थे वो। माता जी का नाम आप देखिएगा अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थी, धार्मिक संस्कार जन्म से ही महात्मा गांधी को देती रहती थी। प्रारंभिक शिक्षा भारत और इंग्लैंड में महात्मा गांधी जी की हुई और वहीं से ये वकालत सीख करके आए थे, इंग्लैंड से ही। राजनीतिक जीवन इनका दक्षिणी अफ्रीका से प्रारंभ होता है और वहाँ उन्होंने मतलब कि जो गोरी सरकार थी उसका विरोध किया और जो काली सरकार के मतलब कि विरोध में काम वो कर रहे थे उसके प्रति इन्होंने कई कार्य किए, यानी कि जो रंग भेद का मामला था वहाँ पर गांधी जी ने ख़त्म करने का प्रयास किया। और इसके बाद में गांधी जी ने जीवन वर्णन, देश के इतिहास का वर्णन, ये सब सारे वर्णन किए। आप देखिएगा 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक भारत के बिना ताज के बादशाह के रूप में अगर किसी को जाना जाता है, सरताज या बिना ताज के बादशाह, तो महात्मा गांधी जी ही हैं। भले ये जो है कांग्रेस से दूर गए, कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार ही रहे, लेकिन ये राजनीति से अलग रहते हुए कहीं ना कहीं पे जनमानस, इनके पीछे इतना जनमानस था कि उस समय के नेताओं के पीछे उतना जनमानस बिल्कुल भी नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको टक्कर दी थी खास करके, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी भी इनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके एक बार कहने पर इन्होंने अध्यक्ष मतलब कि जो कांग्रेस का चुनाव जीते सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उसको छोड़ दिया था। महात्मा गांधी जी ने चूंकि पट्टाभी सीतारामैया को लड़ाया था उनके खिलाफ, लेकिन वो हार गए थे पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने जीत करके भी। और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है जो है गांधी जी की। आपको पता ही होगा कि नाथूराम गोडसे ने उनको 30 जनवरी की डेट थी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हरिजन एवं यंग इंडिया, जो मेरा हरिजन सेवक संघ हो गया या फिर हरिजन यंग इंडिया, इन सभी का संपादन भी किया है, पत्रिकाएं भी निकल रही थी। ठीक, और इनके ग्रंथ भी, तमाम सारी पुस्तकें लिखी जैसे कि सत्य के मेरे अनुभव, ये या फिर आत्मकथा, 100% स्वदेशी, रचनात्मक कार्यक्रम, अनासक्ति, योग, ये सब इनकी रचनाएं हैं गांधी जी की। तो गांधी जी के दर्शनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके आर्थिक विचार में, इनका आर्थिक विचार था कि जनता की सेवा करना हो गया, अर्थ जीवन का साध्य मतलब साधन नहीं, मतलब कि उसको साध्य माना, अर्थ जीवन को साधन नहीं मानना। इस प्रकार से कई सारी बातें इन्होंने बताई थी, चर्चा कर लेंगे हम। इन्होंने पशुपालन, जनसंख्या, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, साधन की पवित्रता, सभी पर बल दिया था। इनके बारे में हम जो मतलब कि विचार होंगे उसको समझेंगे हम, जब इस पर चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, विस्तार से हर एक चीज़ को समझाएंगे। समझिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि न्यासवाद के सिद्धांत तो महात्मा गांधी जी हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अर्थशास्त्र के संबंध में किसके साथ स्थापित किया? मतलब कि अर्थशास्त्र के संबंध को किसके साथ स्थापित किया था? भौतिकता से, नैतिकता से, मुद्रा से, राष्ट्रीयता से? बताइए। तो गांधी जी ने अर्थशास्त्र के संबंध को जो स्थापित किया था वो नैतिकता से स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यानी उतना कमाओ जितना कि खा लो। ठीक है, ज़्यादा कमाने की आवश्यकता नहीं थी। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी ने आवश्यकताओं के संबंध में क्या कहा था? गांधी जी ने आवश्यकताओं के संबंध में कहा था कि आवश्यकताओं को कम से कम करना है, यानी ज़्यादा आवश्यकता नहीं करना चाहिए, कम से कम आवश्यकताओं को करना, ये गांधी जी का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, बाकी इनका जन्म वगैरह से प्रश्न आता है और परिचय, मतलब कि जो इन्होंने लिखा सर्वोदय के बारे में लिखा, या जो है इनका जो एक प्रकार से खासकर इनके जो कुटीर उद्योगों को लेकर के या फिर आंदोलन तमाम सारे चलाए, तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम से, प्रश्न की रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक, तो सत्य के मेरे अनुभव, ये सब रचनाएं तो पूछी जाए तो आप बता दीजिएगा बड़े आसानी से। अगला प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग, प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि एकात्म मानववाद के प्रणेता थे।
तो भाई कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर भी एक विश्वविद्यालय है, आप देखिएगा, DDU यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थित है। ठीक है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात की है तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज भी इसके हैं। ठीक। और हर एक विभाग इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अच्छी यूनिवर्सिटी है और ख़ास करके इसमें 2 पेपर होते हैं, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, CBCS पैटर्न चालू है वहाँ पर। तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनका भी सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सिलेबस है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, ये मत सोचिएगा। जिस भी विश्वविद्यालय से आप हैं, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो गया, पीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया। तो ये सारे विश्वविद्यालय जो है, या फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो गया मेरठ, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, तो इन सभी विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टेट यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद की, उसका जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय सभी का, ठीक है। यानी इलाहाबाद में एक है ना प्रोफेसर रज्जू भैया, तो वो विश्वविद्यालय, तो वो सब भी सब, यानी कि सारे विश्वविद्यालयों का आप देखिएगा मेरे द्वारा बताया गया सिलेबस जो होता है, चूँकि सभी का सिलेबस सेम ही हो चुका है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी की बात की है तो इनका जन्म जो हुआ था सितंबर महीने में 1916 ईस्वी को हुआ था, धनकनिया गांव में हुआ था और कुशाग्र बुद्धि के बालक के थे। अजमेर बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी के में प्रथम स्थान ग्रहण किया था और सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से गणित विषय लेकर के प्रथम श्रेणी में BA की परीक्षा पास करी। और इन्होंने अंग्रेजी विषय से लेकर के, मतलब अंग्रेजी विषय को लेकर के इन्होंने MA किया और MA के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिल हुए। परंतु बीच में क्या हुआ कि ये छोड़ करके इलाहाबाद चले गए और उन्होंने BT किया इलाहाबाद से और पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद में नौकरी करने का निश्चय किया और राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है उसमें भी कार्य किया। तो कई सारी चीज़ों में काम किया और कहीं ना कहीं पे ये जो है 1952 ईस्वी में जनसंघ के कानपुर अधिवेशन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें भारतीय जनसंघ का महामंत्री भी नियुक्त किया। तो कई सारी चीज़, इनकी जो मृत्यु हुई थी 1968 में हुई थी, जन्म 1916 में हुआ था। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और कई सारी चीज़ों का संपादन भी करते थे ये, ठीक है। जैसे 5 जन जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका, स्वदेश दैनिक पत्रिका थी उसका ये संपादन करते रहे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य नामक लघु उपन्यास भी लिखा, शंकराचार्य नामक पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। तो कई सारी चीज़ों को इनमें नाम लिया था डॉक्टर भीम, मतलब कि इनका दीनदयाल उपाध्याय जी का, ठीक है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात की जाए तो आर्थिक प्रश्न है आपके परीक्षा में, प्रश्न आ सकता है कि आर्थिक विकास का अर्थ केवल भौतिक ही नहीं वरन मन, बुद्धि एवं आत्मा का भी विकास है। यह कथन किसका है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी का ही जो है कथन है। क्या कि आर्थिक विकास का अर्थ केवल भौतिक विकास ही नहीं होता वरन मन का विकास, बुद्धि का विकास और आत्मा का विकास भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विचार दीनदयाल उपाध्याय जी का है? तो कौन सा विचार है इनका भाई? देखिए इन्होंने कई सारे विचार को दिया है, इनमें से बात की जाए तो ये भी जो विचार है इनके, आप देखिएगा इनमें से विचार खास करके जो है आप देखेंगे कि इनके विचारों में सारे विचार आ जाते हैं, जैसे कि एकात्म मानववाद हो गया, भारत में आर्थिक नीति के निर्धारण में 5 सोपान इन्होंने दिए। इसके अलावा भारत में औद्योगिकरण के से पहले कृषि का विकास होना चाहिए, ये भी सिद्धांत इनका। तो ये सारे जो है विचार इन्हीं के, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न आ चुका है, देखिए अगले चैप्टर से, यानी कि जिसमें हम प्रोफेसर JK मेहता से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर JK मेहता की बात की तो इनका जन्म 1901 ईस्वी में होता है, मृत्यु 1980 ईस्वी में हो जाती है। और ख़ास करके मेहता जी की बात की जाए, प्रोफेसर JK मेहता की, तो ये प्रथम अर्थशास्त्री माने जाते हैं जिन्होंने सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के विश्लेषण और विवेचन में भारतीय दर्शन एवं दृष्टिकोण को अपनाया और अर्थशास्त्र में प्रत्येक क्षेत्र में अपने मौलिक विचारों को दिया। यानी अभी तक जो विचार आ रहे थे ये उतने मौलिक विचार नहीं थे, कुछ विचार थे। अब अर्थशास्त्री के रूप में प्रोफेसर JK मेहता सबसे पहले भारतीय अर्थशास्त्री एक प्रकार से आते हैं और इनकी खास करके जो प्रोफेसर मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित आर्थिक विश्लेषण की परंपरा को अर्थशास्त्र की इलाहाबादी परंपरा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अर्थशास्त्र की इलाहाबादी परंपरा किससे संबंधित है? तो प्रोफेसर मेहता जी से संबंधित है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। 25 दिसंबर 1901 ईस्वी को उनका जन्म होता है, मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्म होता है, पारसी थे जाति के ये। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनकी शिक्षा राजनंदगांव से हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे ये, और वहीं से 1925 ईस्वी में अर्थशास्त्र विषय में MA की डिग्री प्राप्त की। 1927 ईस्वी में
आप देखेंगे तो, और उनकी नियुक्ति प्राध्यापक के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में हो गई थी, और जहाँ से वह 1963 ईस्वी में अध्यापन का कार्य जो है करते हुए अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष के पद पर भी जो है कार्य करने लगते थे। वहीं से सेवानिवृत्त हुए थे, मतलब कि 1963 में। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा, उसके बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी नई दिल्ली द्वारा संस्तुति के आधार पर 1963 से 1969 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में यूजीसी प्रोफेसर के रूप में जो है अपना बहुमूल्य योगदान देते रहे। तो इस प्रकार से अगस्त का महीना था 1980 सन चल रहा था। इस महान अर्थशास्त्री का एक प्रकार से इस जीवन से विदा ले लिया। तो कुल मिलाकर के इनके तमाम सारे ग्रंथ भी, जैसे कि एडवांस्ड इकोनॉमिक थियरी इनकी पुस्तक है, इसके अलावा जो है लेटर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक थियरी, इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ, इसके अलावा इकोनॉमिक फिलोसॉफी, इनकी कई सारी पुस्तकें हैं। तो ये पुस्तकें आप ध्यान रखिएगा, ये प्रोफेसर जे.के. मेहता की पुस्तकें हैं। प्रश्न है कि प्रोफेसर जे.के. मेहता ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस विश्वविद्यालय में किया था? मैंने अभी भी बताया था आपको, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इच्छाओं के लोप संबंधी विचारधारा के प्रतिपादक थे। इच्छाओं के लोप संबंधी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि इच्छाओं को लोप कर लेना, इच्छाओं को दबा लेना एक प्रकार से, ये प्रोफेसर जे.के. मेहता का ही कहना था, आर्थिक विचार थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति को सुख का अनुभव तब प्राप्त होता है जब उसकी आवश्यकताएं शून्य हो जाती हैं। यह कथन किसका था? यानी कि आपको सुख की अनुभूति तभी होगी जब आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, या आपकी आवश्यकता ही ज़्यादा नहीं होगी, तो आपको सुख का ही अनुभव होगा। ये प्रोफेसर जे.के. मेहता ने कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था भाई? किसने कहा था? प्रोफेसर जे.के. मेहता जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया है, करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने क्या कहा था? कि व्यक्ति को सुख का अनुभव तभी प्राप्त हो सकता है जब उसकी आवश्यकताएं शून्य हो जाएं। ओके, अगला प्रश्न, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है। यह विचार किसका है? यानी अधिकतम जो सुख होता है वो इच्छा रहित अवस्था, इच्छा रहित मतलब होता है कि इच्छा रहित यानी इच्छा ना रहे। जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी तो व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, सुखी रहेगा, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ये विचार भी किसका है? ये विचार प्रोफेसर जे.के. मेहता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रोफेसर मेहता के संबंध में निम्नलिखित में से, प्रश्न है कि प्रोफेसर मेहता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं, इनके बारे में भाई कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, प्रोफेसर मेहता आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बिल्कुल। प्रोफेसर मेहता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर भी थे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रोफेसर मेहता का जन्म गुजराती परिवार में हुआ था। क्या गुजराती परिवार में हुआ था इनका जन्म? कहाँ पर हुआ था इनका जन्म भाई, बताओ? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजराती परिवार में हुआ था? नहीं, पारसी परिवार में हुआ था, मैंने बताया था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ओके, यानी गुजराती में इनका नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर मतलब गलत है, मतलब कि यही हो गया। अर्थात इस प्रश्न के संदर्भ में देखा जाए तो यही करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेसर मेहता का जन्म गुजराती परिवार में जो है हुआ था, ये कथन बिल्कुल गलत है। अर्थात इस प्रश्न के हिसाब से प्रोफेसर मेहता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोफेसर मेहता की मृत्यु 1880 में हुई, बिल्कुल हुई, करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक, मतलब करेक्ट बात है। तो ये यानी तीसरा यानी सी ऑप्शन जो है इसका गलत है, यानी कि यही सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखेंगे, और एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है अमर्त्य सेन। अब अमर्त्य सेन के बारे में जान लेते हैं। अमर्त्य सेन को आप सभी लोग जानते होंगे। अमर्त्य सेन जी की बात की जाए, अमर्त्य सेन जी की अगर बात की है तो आप सभी लोग अमर्त्य सेन जी को जानते होंगे। ठीक है, अमर्त्य सेन जी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अमर्त्य सेन और प्रोफेसर जगदीश भगवती, प्रोफेसर जगदीश भगवती के बारे में भी हम जान लेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। यानी कि इसमें लगभग 11 विद्वानों के अनुसार समझेंगे, अमर्त्य सेन से बनने वाले प्रश्न और जगदीश भगवती। ठीक है, तो उनके दोनों के बारे में हम समझेंगे। अमर्त्य सेन की बात की जाए तो अमर्त्य सेन का जन्म जो हुआ था 3 अक्टूबर 1933 ईस्वी को शांति निकेतन में हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी शांति निकेतन से हुई थी, कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज से, और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड के ट्रिनिटी कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण रूप से हुई थी। 23 उम्र की ही अवस्था में जो है ये जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता में प्रोफेसर बन गए थे, और 1959 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि धारण करी इन्होंने। और इसके बाद में जो है अर्थशास्त्र के जो है प्रोफेसर ये रह चुके हैं, इसके अलावा देश विदेश में, ठीक, विख्यात रूप में, और भी तमाम सारी चीज़ें करी है उनके
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ सब प्रोफेसर के पद पर भी कार्य, तो तमाम प्रकार के इनके कार्य रहे हैं। भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। भारत रत्न इनको कब मिला? 1999 ईस्वी में उच्चतम नागरिक सम्मान इनको जो मिला है भारत का, वो भारत रत्न ही होता है, वो इनको मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनको विश्व भर में 40 से अधिक विश्वविद्यालय उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि जो है मिल चुकी है इनको। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिली है अमर्त्य सेन को। 14 अक्टूबर 1998 ईस्वी को प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप से चुना गया। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन जी हैं, ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले छठे भारतीय और खास करके अर्थशास्त्र के लिए भी पुरस्कृत किए जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति यही है, अमर्त्य सेन जी। ओके, ये बात ध्यान रखें। इनकी कई सारी रचनाएं, जैसे कि इनकी रचनाओं में है आर्थिक विषमताएं और गरीबी और अकाल हो गया, भारत का विकास हो गया, कुछ प्रादेशिक अध्ययन भारत के विकास को लेकर के, भारत विकास की दशाएं, इनकी पुस्तकें, तो ये सब पुस्तकें हैं इनकी। ठीक है, और इसके अलावा बात की जाए प्रोफेसर जगदीश भगवती जी की, तो जगदीश भगवती की अगर बात की जाए तो जगदीश भगवती के रूप में आप देखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था 1934 में हुआ था। एक गुजराती परिवार में प्रोफेसर भगवती का जन्म हुआ था और इन्होंने सिडेनहैम कॉलेज मुंबई से ही बीकॉम की डिग्री प्राप्त करी थी। और इसके उपरांत इन्होंने कैम्ब्रिज के सेंट जॉन कॉलेज में अध्ययन करके और इंग्लैंड की यात्रा करी। 1956 में कैम्ब्रिज में अर्थशास्त्र में दूसरा BA प्राप्त किया इन्होंने। 1957 और 1959 ईस्वी के बीच में ऑक्सफोर्ड के जो है नाफील्ड कॉलेज में अध्ययन किया और उन्होंने वर्ष 1961 में चार्ल्स P किंडलबर्जर के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में निबंध शीर्षक पर PhD की उपाधि धारण करी। तो इस प्रकार से कई सारे कार्य इन्होंने भी किए हैं जगदीश भगवती जी ने, प्रोफेसर। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके आप देखिएगा उनके जन्म के संबंध की अगर मैं बात करूं प्रोफेसर जो है भगवती के बारे में, तो एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो जन्म 1936 में हुआ था, ये बात आप सभी को पता ही है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनको भी कई सारे सम्मान मिला, जैसे कि भारतीय अर्थमितीय समाज का महाल नोबिस स्मारक पद मिला 1974 में। इसके अलावा आप देखिएगा पद्म विभूषण सम्मान पुरस्कार मिला 2000 ईस्वी में इनको। इसके अलावा आप देखिएगा उगते सूरज, सोने और चांदी के सितारे का आदेश 2006 में इनको पुरस्कार और सम्मान मिला। तो कई सारे सम्मान और पुरस्कार इनको मिले। इसके अलावा अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के फेलो के रूप में इनको सम्मान मिला। तो कई सारे सम्मान इनको भी मिले। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उनको भी कई सारे सम्मान मिले थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। तो ये सब ऐसे भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो एक प्रकार से बड़े ही विद्वान हैं और बहुत ही कार्य किया जो है, खास करके मतलब कि आधुनिक मॉडर्न अर्थशास्त्री हैं। तो भारतीय अर्थशास्त्रियों की सीमा यहीं पर समाप्त होगी। अब इसके बाद में हम प्लेटो, अरस्तु, इन सभी के बारे में समझेंगे, विदेशियों के बारे में। ठीक है, मतलब कि 11वें चैप्टर से। तो यहाँ पर समझिए, अमर्त्य सेन निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे भाई? देखिएगा, तो किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये? तो करेक्ट आंसर आप लगा दीजिएगा, चूंकि इनमें से सभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार या अलंकरण से सम्मानित किया गया था? तो मैंने बताया था कौन सा पुरस्कार था भाई, कौन सा पुरस्कार था? अर्थशास्त्र के विषय में नोबेल प्राइज इनको मिला था 1998 में। कब मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1998 में। कब मिला था? 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। और 1999 में भारत रत्न से इनको जो है सम्मानित किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। जो है जगदीश भगवती वर्तमान में किस देश के नागरिक हैं? वर्तमान में किस देश के नागरिक हैं ये जो है जगदीश भगवती जी? तो किसके देश के नागरिक हैं भाई? ये किस देश के नागरिक हैं? तो ये इस समय जो है अमेरिका के नागरिक हैं। प्रोफेसर क्या नाम है? प्रोफेसर जगदीश भगवती वर्तमान में कहाँ के हैं? अमेरिका के ये क्या हैं? नागरिक हैं। ओके, भारत की नागरिकता इनकी नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, जगदीश भगवती किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं इस समय? कोलंबिया, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड? तो जगदीश भगवती की बात की है तो ये खास करके आप देखिएगा तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं इस समय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर जगदीश भगवती के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो क्या सत्य है भाई प्रोफेसर जो है भगवती के संबंध में? देखिए, उनका जन्म 1934 ईस्वी को गुजराती परिवार में होता, सत्य है। उनका कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने
वर्ष 2000 में पद्म विभूषण, बिल्कुल ये भी सत्य, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, मैंने बताया। तो ये सारे के सारे इनके बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री जो कि प्राचीन से लेकर के मध्यकाल तक और मध्य के बाद में आधुनिक तक जो है, जो भी आपके भारतीय अर्थशास्त्री थे उनके बारे में हमने चर्चा करी। अब आगे चल करके और भी विद्वानों के बारे में हमको चर्चा करनी है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे विद्वान हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो ये सब हो गए आपके। इससे उसके बाद में हम प्लेटो, अरस्तु, वाणिकवाद, प्रकृतिवाद, एडम स्मिथ के बारे में जानेंगे, डेविड रिकार्डो, टॉमस रॉबर्ट माल्थस, सिस्मांडी, कार्ल मार्क्स, जेबी से, जॉन स्टुअर्ट मिल, अल्फ्रेड मार्शल, आर्थर सेसिल पीगू, ठीक है, पीगू महोदय, और जोसेफ एस शुम्पीटर। और इसके अलावा आप देखिएगा और भी तमाम सारे विद्वान हैं, सीमांतवाद के अग्रदूत या सीमांतवादी क्रांतिकारी जो व्यक्ति रहे उनके बारे में। इसके अलावा यूजिन वान वाम जो है वेवर्क, फेडरिक वान वीवर मतलब वीज़र, और इसके अलावा पीएच बिकस्टीड, ठीक है। और इसके अलावा जो है गुस्टाव नट बिक्सेल और जो है डरबिंग फिशर, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये प्राचीन जो भारतीय आर्थिक विचारक थे उनके बारे में मैंने जाना। और उसके बाद में अब हम जो कुछ विदेशी विचारक हैं उनके बारे में जानेंगे। अर्थात अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया भाई, अब ये जो है जो 2 इकाई है आपकी लगभग समाप्त हो गई है, ठीक, जिसमें हमने भारतीय विचारकों के बारे में खास करके जानकारी ग्रहण करी। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि देखिएगा जो आपके यहाँ पर जैसे गृह विज्ञान का वीडियो आपका आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, शिक्षा शास्त्र का वीडियो भी आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो है सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा एक विषय का और जियोग्राफी, इन सभी के 3rd सेमेस्टर के मतलब पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर के मैंने बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। चलिए फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिएगा भाई सभी दोस्तों के पास वीडियो को, और सारी वीडियो देखिए लगातार। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर एक प्रकार से क्या होता है कि आपका तारतम्यता टूट जाएगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कई सारी कंडीशन होंगी। तो आप लोग क्या करिएगा, लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, हमारे से जुड़े रहिए। हम आपको लगातार आपको मतलब पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, मोटिवेशन देते रहेंगे। क्योंकि क्या है कि आप एक मोटिवेशन ये ले सकते हो कि हमारे क्षेत्र में इस समय बाढ़ आई हुई है, मैं गांव में ही हूं, और इसके अलावा हमारे गांव की बिजली जो है शासन का आदेश है लगभग 50 पोल जो है खंभे लगभग 6 मीटर गहराई तक मतलब ऊंचाई तक जो है डूब चुके हैं पानी में, और लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं रही। जनरेटर चला करके तेल ओल जा करके डीजल लाते हैं, जनरेटर इन्वर्टर सब बैठ जाता है, मतलब कि बैठा है, कुछ चल नहीं रहा। तो उसको सब व्यवस्था करके आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं कि मतलब मेहनत करके, तो ताकि आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब ना हो, आप लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो बस आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग भी जो है प्रयास करके पढ़ें। बहाना मत मारिएगा कि मतलब कि हमको ये है, आज ये हो गया। बहाना जैसे भी आप मारो मतलब तुरंत करोगे, तुरंत बहाने अगर लगाओगे तो तुरंत जो है कहीं ना कहीं पे आपका मन तुरंत कर देगा, दूसरी तरफ लग जाएगा, और आप पढ़ने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे। तो आप पढ़ने को खासकर जब उद्धवत हों तो बहाना मत लगाइएगा बिल्कुल भी, ताकि फिर दिक्कत हो जाती है बहाना लगाने में। क्योंकि जब भी बहाना आप किसी की चीज़ को लगाएंगे तो फिर वो बहाने में चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।